सभी को नमस्कार। फोकस फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बेटा आज ही आपकी क्लास एसएससी एडवांस मैथ की क्लास रहेगी। तो इसमें आपको बेटा देखो एसएससी के थ्रू जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, और बाकी जो भी है कंपटीशन एग्ज़ाम है आपके एसएससी के थ्रू, तो उनमें क्या होता है, उनका जो भी पैटर्न रहता है एसएससी में क्वेश्चन को पूछने के लिए, तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि आप किस का एग्जाम दे रहे हो। जैसे आप सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो तो उसको ये देखो कि उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो किस बेस पर पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, है ना। तो इसके बाद आपके दो टॉपिक हैं आपके मैथ्स में, एक रीजनिंग वाला पार्ट रहता है और एक रहता है मैथ वाला, एडवांस और अर्थमेटिक इसमें रहता है ना। तो रीजनिंग में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे रीजनिंग को तो करके ले जाते हैं, है ना। अब बात आती है बेटा अर्थमेटिक की। सॉरी अर्थमेटिक, और सेकंड रहता है इसका पार्ट एडवांस मैथ वाला, एडवांस। तो अर्थमेटिक में क्या होता है बेटा, अर्थमेटिक में बच्चे फीलिंग्स के साथ क्वेश्चन को कर ले जाते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती उन लोगों को। जैसे आप प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं, SICM पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है फीलिंग्स के साथ आप अर्थमेटिक को तो पूरा करके ले जाओगे। अब बच्चों को सबसे ज़्यादा खौफ किस में रहता है, सबसे ज़्यादा डर रहता है एडवांस में रहता है उनको, है ना। तो सबसे ज़्यादा डर रहता है उनको एडवांस में कि सर इनकी जो थ्योरम्स हैं, फॉर्मूलेज हैं, सर उनको कैसे याद करें, सर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं लेनी है आपको, आपकी सारी दिक्कत मैं दूर करूंगा, है ना। पक्की बात है, इन 5 उंगलियों पर आपको पूरा का पूरा एडवांस रटवा दूंगा, ठीक है, ट्रिक्स के साथ भी और उसका बेस क्लियर करते हुए भी, है ना। तो बेटा खाली ट्रिक्स से ही काम नहीं चलता बेटा, ये ध्यान रखना। उसका जब तक आपका बेसिक पर कमांड नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो आपकी दोनों पर कमांड होनी चाहिए, ट्रिक्स पर भी आपकी कमांड होनी चाहिए और उसका बेसिक पे भी कमांड होनी चाहिए आपकी, है ना। तो इनका आप मैं ट्रिक्स के साथ आपको और बेसिक क्लियर करते हुए बहुत ही गहराई से समझाऊंगा आपको, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो बेटा एडवांस मैथ में यूट्यूब पर जो भी आपकी क्लासेस रहती हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर रहते हैं, वो पढ़ाते हैं आपको। तो एडवांस में सबसे पहले वो क्या करते हैं कि नंबर सिस्टम चैप्टर को उठाते हैं, वो क्या करते हैं जादू दिखाना पसंद करते हैं। तो बच्चों को भी क्या रहता है कि बच्चों को भी जादू पसंद होता है। तो आपको मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, बहुत ही मस्त तरीके से, मजा आएगा, पक्की बात है। तो एडवांस मैथ में बहुत सारे टीचर मैजिक दिखाना स्टार्ट करते हैं, जो कि बच्चों को भी पसंद होता है मैजिक, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रहता है उसको वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उस पर मैजिक नहीं दिखा पाते वो, है ना। तो मैं आपको गहराई के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से आपको शुरुआत कराने वाला हूं। तो बेटा देखो सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे आपका ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है बेटा। अब त्रिकोणमिति का बड़ा भाई है ज्योमेट्री, जिसको हम बेटा बोलते हैं हिंदी में ज्यामिति। देखो बेटा ट्रिग्नोमेट्री में जो भी हम पढ़ेंगे उसका ज्योमेट्री में हम बार बार यूज करेंगे, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा बहुत कुछ है जो हम ज्योमेट्री में बार बार यूज करेंगे। तो बेटा इन दोनों को, त्रिकोणमिति को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका जो ज्योमेट्री है एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अब इन दोनों का बड़ा भाई है आपका मेंसुरेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति, ठीक है। अब इनसे थोड़ा सा एक अलग हटके आपका टॉपिक है अलजेब्रा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बेटा बीज गणित।
ठीक है। अब इससे थोड़ा सा बिल्कुल अलग हटके टॉपिक है आपका एक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक है बेटा। अब हमारे जो भी एसएससी के एग्जाम है, सीजीएल, मैं बात करता हूं सबसे पहले प्री की। तो प्री में क्या होता है बेटा कि नंबर सिस्टम से इसका ज्यादा अच्छा वेटेज नहीं है। वेटेज का मतलब है बेटा कि यहां से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस। हद से ज्यादा 2 क्वेश्चन वरना एक ही क्वेश्चन आता है। तो इसका तो ज्यादा कोई रोल नहीं है प्री में बेटा। तो इनका क्या रोल है बेटा, इनके तीन क्वेश्चन आते हैं इन 4 टॉपिक से। ये 4 जो टॉपिक हैं इनसे क्या है, 3 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ठीक है। अब बेटा मैं बात करूं मेंस की, तो मेंस में क्या होता है बेटा कि नंबर सिस्टम जो आपका टॉपिक है वहां से लगभग 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं। किस में आते हैं बेटा, मेंस में। ठीक है। अब ये जो 4 टॉपिक हैं ये वाले ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन और अलजेब्रा, बेटा इनसे 4 टॉपिक से लगभग 45 से 48 क्वेश्चंस आते हैं। ये बात ध्यान रखना आप लोग। इन 4 टॉपिक से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। 45 से लेके 48 के लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में। और इसमें क्या 5 से 8 क्वेश्चन हद से ज्यादा है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। तो टॉपिक हम क्या करेंगे, टॉपिक को आधा डिवाइड में काट कर पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे बेटा, तो उसमें क्या करेंगे अलग अलग पार्ट में हम कन्वर्ट करके पढ़ेंगे। बहुत सारे टीचर क्या रहते हैं एक ही पूरा चैप्टर एक ही बार में पढ़ाते रहते हैं। तो बेटा इसका मतलब ये है जैसे आप कहीं पार्टी में गए हुए हैं, दावत खाने, तो आपने खाना लगाया है प्लेट में, तो क्या करते हैं आप कि आपने क्या किया कि चावल डाल लिए, ऊपर से दाल डाल ली, ऊपर से दही डाल लिया, ऊपर से रायता डाल लिया, ऊपर से और कुछ भी डाल लिया, और कुछ भी डाल लिया, और कुछ भी डाल लिया। तो बेटा वो क्या बन गया, सब खिचड़ी बन गई। इसका मतलब मजा नहीं आएगा, पक्की बात है। तो हम क्या करेंगे, टॉपिक को अलग अलग पार्ट में करके पढ़ेंगे। तो अलग अलग अब हम जो चीज हम खा रहे थे वो अलग अलग अगर खाते तो मजा आता नहीं आता। तो ऐसे ही बेटा हम जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग टाइप्स में पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप्स बनाएंगे उसमें पढ़ेंगे, तो बहुत ही मजा आएगा आपको, समझने में भी दिक्कत आपको नहीं रहेगी। क्लियर है इतनी बात। अब देखो मैं सबसे पहले आपका टॉपिक स्टार्ट करूंगा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। तो ये टॉपिक आपका है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बेटा। हमने क्लास 10th में, क्लास 12th में भी पढ़ा था इस चैप्टर को, लेकिन तब क्या था कि आपको खौफ था थीटा से, साइन थीटा से बहुत ज़्यादा डर लगता था। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ आप लोग बिल्कुल डरो मत, आपका सारा का सारा जो डर है ना वो मैं दूर करूँगा, पक्की बात है। अब इसका मतलब समझो बेटा, जैसे हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कोई टॉपिक्स को पढ़ते हैं बेटा, तो क्या कहें सबसे पहले हमें कम से कम आखिर ये इसका मतलब तो पता होना चाहिए कि आखिर इस टॉपिक का मतलब क्या है ना। तो इसका मतलब बेटा समझने की कोशिश करो। ट्राई, TRI, ट्राई का मतलब बेटा होता है 3, और गॉन का मतलब होता है बेटा साइड को बोलते हैं, साइड, भुजा। तो 3 भुजा हो गई भाई ये। तो मेट्री का मतलब होता है बेटा मापन या मापना। तो इसका मतलब ये है 3 भुजाओं का मापन या 3 भुजाओं को मापना। अब देखो जरा इसका हम हिंदी में थोड़ा समझते हैं। त्रिकोणमिति। इस त्रिकोणमिति का आखिर मतलब क्या है हिंदी में। ट्राई का मतलब बेटा 3, कोण का मतलब बेटा सिंपल कोण, और मिति का मतलब बेटा होता है मापना।
तो इससे थोड़ा सा हमें क्लियर हुआ बेटा कि तीन भुजाओं का मापन और तीन कोण का मापन किस में होता है भाई? त्रिभुज में होता है भाई, पक्की बात है। अब हम लोगों को यह सोचना है कि त्रिभुज कौन सा सेलेक्ट करना है हम लोगों को। भाई त्रिभुज हम लोगों को करना है राइट ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज सेलेक्ट करना है ना। तो समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे बेटा, है ना। समकोण त्रिभुज बेटा समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें आपका एक कोण 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री से मतलब है बेटा कि ये है आपका एक समकोण त्रिभुज जिसका ये वाला कोण आपका कितना है बेटा? 90 डिग्री। इसका नामकरण कर देता हूं मैं ए, बी और सी। ठीक है बेटा, ये वाला 90 डिग्री है तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा भाई? देखो पूरा का कितना होता है? पूरा त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। और 90 है तो बाकी इन दोनों कोणों का योग भाई 90 बचा, पक्की बात है। ठीक है, तो अब देखो, अब हम एक चीज देख लेते हैं कि आखिर ये जो साइड्स होती हैं, भुजाएं होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं। वैसे आपने क्लास 10th में सीखा है लेकिन इतने अच्छी तरीके से नहीं सीख पाया होगा। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से नीचे से उठा के लेके जाऊंगा और कहां तक ले जाऊंगा? हिमालय की चोटी तक, ऊपर तक, लास्ट पीक तक ले जाऊंगा आपको, पक्की बात है। तो ध्यान से पूरा अच्छे से देखना है आपको बेटा। तो देखो 90 डिग्री जो एंगल होता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं बेटा? कर्ड बोलते हैं उसको। ठीक है, हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको ऐसे शॉर्ट में लिख लो। और जिस कोण के सापेक्ष हम बेटा बात करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, मतलब लंब बोलते हैं हम उसको। जैसे हमने ये वाला कोण ले लिया थीटा, तो इस कोण के सापेक्ष जब हम बात करेंगे तो ये वाला कोण इसके सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी बेटा? परपेंडिकुलर, मतलब लंब हो जाएगी। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना कि जिस कोण के सापेक्ष हम बात करेंगे वो कोण कौन सा, वो भुजा कौन सी होगी? परपेंडिकुलर होगी, लंब होगी, 90 डिग्री को छोड़कर। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो हमेशा क्या होगी? कर्ल होगी, हमेशा फिक्स रहेगा। अगर इसमें समकोण त्रिभुज को यूं घुमा दूं तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ल रहेगी, पक्की बात है। तो अब भाई बचा कुचा रह गया, वो क्या बचा? बेस बचा भाई, आधार रह गया केवल। ठीक है, तो एक बार और थोड़ा ध्यान से समझेंगे। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा भाई कर्ल रहेगी, हमेशा फिक्स है ये। अब जिस कोण के सापेक्ष वो बात करेगा उस कोण के सापेक्ष के सामने वाली कोण हमेशा क्या रहेगी बेटा? लंब, परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है, और जो बचा एक साइड बची वो अपने आप ही आधार ही रह जाएगा। ठीक है, अब मैं बाई चांस अगर मैं इस कोण की बात करूं, कोण इस ए की बात करूं, इसको मैं θ1 मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, इसको मैं मान लेता हूं θ2। तो इस केस में जो साइड है वो कैसी होंगी? चेंज हो जाएंगी, है ना। तो हमने 10th क्लास में बस इतना ही सीखा था कि अगर इस वाले कोण की बात करें, एक कोण की बात करें, तो उसमें क्या होता था कि इसके सामने वाला लंब हो जाता था, ये आधार, ये कर्ल हो जाता था, इतना ही सीख पाया था। अब हमें अगर ये कोण निकालना हो θ2 तो इसके सापेक्ष जो भुजाएं होंगी उनको निकालना हम सीखते हैं, है ना। तो मैं इसका डायग्राम अलग से बना लेता हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये मैंने बना दिया और इसका मैंने नामकरण कर दिया ए, बी और सी। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है बेटा, ये फिक्स है। और ये भी फिक्स है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी? हाइपोटेन्यूस, कर्ल होगी बेटा। ये भी फिक्स है, इतना तो पता होगा आपको। अब हम बात करेंगे इस कोण ए की, जिसको हमने बोला था θ2। अब इसकी हमने बात करी है भाई, तो मैंने बताया था आपको जिस कोण के सापेक्ष बात की जाए वो क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर। तो इस कोण की बात करें तो इसकी जस्ट सामने वाली भुजा क्या है? परपेंडिकुलर, का मतलब लंब।
अब देखो बेटा ये कर्ड हो गई, ये लंब हो गई, क्या बचा? आधार बचा, तो अपने आप ही ये आधार हो जाएगा, मतलब बेस। ठीक है, ये आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं अब इसके बाद हमने क्या इनकी जो त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो है, इनकी कुछ वैल्यूज हैं। वैल्यूज का मतलब है जो आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये हैं। इनके कुछ मान हैं, तो मैं उन मान को बताता हूं आपको। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और ये कॉसेक। ठीक है, ये आपका 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और ये 90 अंश। ठीक है बेटा, अब देखो देखिए 0 1 2 3 4। अब क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड कर देना पूरा, इसको भी कर दो और इस पर लगा दो रूढ़। इसी से आप पूरा त्रिकोणमिति के जो भी वैल्यूज हैं उनको निकाल सकते हो। अब इसी के अनुसार हम पहले वाला देखेंगे, साइन वाले जो भी वैल्यूज हैं 0 से लेके 90 के बीच सभी। जैसे हम पहले बात करें इसकी 0/4, तो 0/4 का मतलब है बेटा कि अगर हम 4 का भाग 0 में देंगे तो 0 आएगा, और जब 0 आएगा तो इस पर रूट भी लगाए, तो रूट 0 का मतलब सिंपल 0 होगा, पक्की बात है। तो साइन 0 का मतलब कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, अब सेकंड देखो, 1/4 का मतलब होता है कि रूट 1 का मतलब 1 और 4 का मतलब रूट 4 का मतलब कितना होता है 2, तो ये कितना हो गया 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/2। ठीक है, अब आता है रूट 2/4, तो बेटा देखो रूट पूरे पर लगाए ना ये, तो ऊपर कितना बचा रूट 2 बचा और नीचे कितना बचा रूट 4, तो रूट 4 का मतलब कितना होता है 2, तो ये नीचे कितना होगा 2। अब देखो ये रूट 2 जो है वो कितने बार कटेगा, रूट 2 से रूट 2 बार कट जाएगा, तो ऊपर 1 बचा, नीचे कितना बचा रूट 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी हो गई 1/√2। अब ऐसे ही आगे है ये वाला रूट 3/4, सॉरी पूरे का रूट है ये, तो रूट 3 का मतलब सिंपल 3 ही रहेगा, रूट 3 ही रहेगा इसका मतलब, और रूट 4 का मतलब कितना होता है 2, तो ये कितना होगा रूट 3/2। ठीक है, आगे रहता है ये रूट 4/4, इसका मतलब कितना है भाई रूट 4/4। देखो ये कट गया, कितना बचा रूट 1 बचा, और रूट 1 का मतलब सिंपल 1, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। ठीक है, अब हमें कॉस की वैल्यूज को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके जस्ट उल्टा कर दो। उल्टा का मतलब है यहां से 90 से देखो, ये देखो इधर 1 से आगे रूट 3/2, आगे 1/√2, इससे आगे 1/2, फिर 0, बिल्कुल उल्टा कर दो तो क्या होगा कॉस की वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। ठीक है, अब tan का देखो, तो बेटा tan का एक फॉर्मूला होता है, tan बराबर क्या होता है, tan a बराबर होता है आपका साइन a/cos a। तो अगर आप tan की वैल्यू निकालोगे तो साइन और जो cos के हमने जो मान निकाले हैं उनका साइन का
कॉस के साथ डिवाइड कर दो आप, तो इसका डिवाइड करोगे आप 0/1 का मतलब है बेटा कि 0 हो जाएगा ये, ठीक है। और 1/2 का डिवाइड करोगे √3/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा 1/√3 बचेगा। अब देखो 1/√2 ऊपर है और नीचे भी 1/√2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये √2 से √2 कट जाएगा और एक से कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो इसका मतलब tan 45 की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। अब अगर √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा √3 बचा इधर। अब बेटा एक बात ध्यान से समझो आप, 0/0 इसका मतलब होता है बेटा अगर 0 का भाग 0 में दोगे तो इसका मतलब है कि आपका ये इनफाइनाइट बन गया, अनंत बन गया। और अगर आप 1/0 लिखोगे, 1/0 का मतलब है कि आप किसी संख्या में आप 1 में अगर 0 का भाग दोगे तो आपका क्या बनेगा 0, सॉरी ये इनफाइनाइट बनेगा, ठीक है। अब 0/1 का देखो तो ये क्या बनेगा 0/1, ये 0 बनेगा, ठीक है। तो 1/0 क्या बनेगा इनफाइनाइट, 0/0 इनफाइनाइट, 0/1 0, ठीक है। अब कॉट का निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो tan का हमने लिखा था ना अभी, उसको उल्टा कर दो, जैसे हमने cos का किससे उल्टा किया, सॉरी sin का उल्टा किससे किया cos से किया था। तो इसका हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका इनफाइनाइट। अब इसका ठीक उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो इसका, इधर कितना इनफाइनाइट, इधर कितना आ गया √3, √3 के बाद 1, उसके बाद 1/√3, उसके बाद 0। तो ये क्या हो गया कॉट की वैल्यूज निकल के आ गई। अब बात करेंगे सेक की। तो बेटा देखो सेक क्या होता है, कॉस का, सेक क्या होता है कॉस का अपोजिट होता है। अपोजिट का मतलब है कि देखो सेक क्या होता है 1/cos के बराबर होता है ये, ठीक है। तो कॉस को क्या करना है उल्टा करना है इसको, तो सेक बराबर निकालेंगे तो 1/cos से करेंगे तो 1/1 का मतलब बेटा 1 हो गया। अब इसको उल्टा करोगे आप तो ये बनेगा √3/2 को उल्टा करोगे तो कितना बनेगा 2 ऊपर और √3 नीचे आ जाएगा, तो कितना बना 2/√3। और ये 1/2 रखा है, इसका उल्टा करोगे तो √2/1 बनेगा, और √2/1 का मतलब है बेटा कि √2, ठीक है। अब इसको 2/1 करोगे तो 2/1 का मतलब है आपका 2। 0/0 करोगे तो कितना बनेगा इनफाइनाइट। अभी मैंने बताया था 0/0 क्या होता है इनफाइनाइट होता है। अब इसको उल्टा कर दो, फिर साइन इसका उल्टा होगा, tan ये इसका कोसेक का कर दो रिवर्स, ये कितना बनेगा इनफाइनाइट, ये कितना बनेगा 2, ये कितना बनेगा √2, और ये बनेगा आपका 2/√3, और ये कितना बनेगा 1, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज होती हैं वो हो गई। अब इसके बाद कुछ फॉर्मूलेज हैं, उन फॉर्मूलेज को हम कर लेते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को क्या रहता है कि सर इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं जो भी प्रमेय हैं बहुत सारी, तो उनको याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो फॉर्मूलेज तो हैं भाई, वो तो आपको याद भी करने पड़ेंगे, लिखने भी पड़ेंगे, तो मैं भी आपको लिखाने वाला हूँ फॉर्मूलेज इसके। तो सबसे पहले इसके 3 फॉर्मूलेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और उन 3 फॉर्मूले से क्या है आप और आगे भी फॉर्मूलेज बना सकते हो। जैसे मैंने अभी लिया sin a + b, तो sin a + b का क्या होता है sin a cos b + cos a * sin b। तो अगर हम sin a - b का देखेंगे तो अगर यहाँ हम माइनस लगाएंगे तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तो ये sin a + b का और sin a - b का दोनों हो गया। अगर यहाँ माइनस पूछा है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। अब देखो बात करेंगे cos a + b, तो cos a + b का क्या होता है बेटा cos a cos b। अब देखो इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको
कि कॉस ए प्लस बी का अगर निकालेंगे तो प्लस की जगह वहां क्या होता है, सूत्र में माइनस बनेगा आपका, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर कॉस ए माइनस बी का लगाएंगे तो यहाँ प्लस बनेगा। अब देखते हैं तीसरा फॉर्मूला टेन ए प्लस बी का। तो टेन ए प्लस बी का क्या होता है बेटा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, अब इन तीन फॉर्मूले से बाकी फॉर्मूले में बनाऊंगा। देखो चौथा फॉर्मूला, अब मैं बनाऊंगा साइन 2a का फॉर्मूला। देखो कैसे बनेगा। अगर इस साइन a प्लस बी की जगह अगर मैं इस b की जगह केवल b की जगह में a लगा दूं तो a प्लस ए क्या बनेगा बेटा, 2a बन जाएगा। तो जहां भी आपको b दिख रहा है वहां a लगा दो, तो साइन a इंटू कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो साइन a इंटू साइन a कितना हो जाएगा, देखो यहां साइन a लगाओ, ये साइन a हो गया इंटू कितना बनेगा ये कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए लगा दो। ठीक है, अब देखो क्या बनेगा इसका फाइनल फॉर्मूला, साइन ए कॉज ए, एक तो ये है, एक ये है कॉज ए साइन ए, तो कितना हो जाएगा 2 साइन ए कॉज ए। क्यों हुआ, क्योंकि एक साइन ए यहां पर देखा है, ये भी यहां भी है, यहां कॉस ए है, यहां भी कॉस ए है, तो साइन ए कॉज ए एक ही है, साइन ए कॉज ए एक ही है, तो कितने हो जाएंगे 2 साइन ए कॉज ए हो जाएगा। तो इसका मतलब है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये फाइनल फॉर्मूला बन गया साइन 2a का। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका पांचवा cos 2a। cos 2a, अब एक काम करो, यहाँ पे अभी हमने किया था साइन a प्लस बी का, b की जगह हमने a रखा हुआ था, तो अब क्या करेंगे a की जगह सॉरी b की जगह आप a लगाओ cos वाले फॉर्मूले में, क्योंकि हमें cos 2a का निकालना है। तो यहाँ पर आप a लगाओ, तो a और a कितना हो जाएगा 2a, तो 2a ही तो निकालना है हमें, तो इस b की जगह आप a लगा दो, तो ये बनेगा आपका cos a इंटू कॉस ए, बी की जगह कितना लगाना है a, तो a लगा दिया मैंने, माइनस साइन ए इंटू साइन बी की जगह क्या लगाना है हमें a लगाना है, ये साइन a बन गया फिर से भाई। तो cos a इंटू कॉस ए क्या बनता है बेटा, cos स्क्वायर a माइनस साइन a इंटू साइन ए क्या बनेगा, साइन स्क्वायर a। तो एक तो ये वाला फॉर्मूला बन गया आपका, और भी फॉर्मूला बनेगा अभी इसमें देखो। अब दूसरा फॉर्मूला कैसे बन सकता है, आपने 10th में 3 आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी। एक तो होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, एक आपने पढ़ा होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है ये आपका सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। और अगर मैं इस सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आऊँगा तो मेरा ये बनेगा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, इधर क्या बचा बेटा 1 बचा, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा 1 के बराबर। एक और है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सेपरेट करूं फॉर्मूले को तो ये बनेगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस इस कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे तो ये माइनस का बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब इधर कितना बचा 1 बचा, तो बराबर 1, तो ये एक फॉर्मूला बन गया बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब हम एक काम कर सकते हैं यहां से कि जो साइन स्क्वायर ए जो दे रखा है इसकी जगह हम कुछ वैल्यूज है वो लगा सकते हैं। कौन सी वैल्यूज है भाई, इसको यहां से देखो, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के है ना, तो मैं यहां से निकाल सकता हूं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, इधर आगे किसके बराबर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा के।
तो इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या कर सकते हैं, इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लगा सकते हैं, और थीटा की जगह हम यहाँ पर ए लेंगे तो ए हो जाएगा इसका एंगल। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर, चलो मैं ये लगा दे रहा हूँ, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लगाएंगे बेटा, देखो अगर मैं साइन स्क्वायर ए की भी वैल्यू निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ आसानी से। तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए, अब इस कॉस स्क्वायर ए को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर की जगह लगा सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना बचा -1 के बराबर हो गया ये। तो अब एक फॉर्मूला और बना सकते हो यहाँ से आप, कॉस स्क्वायर ए की जगह आप लगा सकते हो यहाँ से, मैं लगाता हूँ चलो। फॉर्मूला क्या था आपका, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अभी कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है। तो आप क्या करोगे, मैंने साइन ए का फॉर्मूला तो लगा दिया था ना इसमें, हाँ देखो कॉस का भी निकाल सकते हैं ऐसे, देखो कॉस का क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए बराबर बनेगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही फिट कर दो इसमें। तो ये बन गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, तो ये बन गया 1 माइनस, देखो एक माइनस का माइनस का साइन स्क्वायर ए और माइनस का साइन स्क्वायर ए, इसका मतलब माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए बन गए। इसका मतलब माइनस का 1 साइन स्क्वायर ए और एक और है माइनस का साइन स्क्वायर ए, तो कितना बन गया माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए। एक साइन के टर्म्स में एक फॉर्मूला ये मिल गया हमें, देखो एक ये मिल गया था, एक ये मिल गया और एक फॉर्मूला ये मिल गया। ठीक है, तो इन फॉर्मूलोज को हम क्या करेंगे, आपको अगर याद नहीं है तो मैंने आपको एक मेथड बताया था चार्ट मेथड वाला, तो जो आपको याद नहीं है फॉर्मूले उनको आप एक चार्ट पर लिख लेना, और जिस कमरे में भी आप सोते हैं वहाँ पे आप चिपका लेना। नहीं चिपका सकते हो तो रख लो वहीं, टेबल वगैरह जो हो वहीं रख लो, और उसको जब आप रूम सो के उठो या जब भी आप रूम में जा रहे हो तो एक बार उसको पढ़ लो, है ना, तो दिमाग में बैठ जाएंगे अच्छे से, फिर आप भूलोगे नहीं, है ना। तो इसके बाद हम एक क्वेश्चंस देखते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि मैं त्रिकोणमिति आपको टाइप्स में पढ़ाऊंगा। टाइप्स का मतलब है कि बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि एक ही बार में पूरा रास्ता फैला देते हैं, तो बच्चों को समझने में भी दिक्कत होगी, जाहिर सी बात है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले टाइप फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो टाइप फर्स्ट में क्या है, सबसे पहले मैं ले लेता हूं कि साइन, ऐसे लिखो, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी आपका जो मैं बता रहा हूं वो आपका 90 डिग्री है, और साइन ए बराबर आपको दे रखा है 4/3। तो आपसे उसने पूछा है कि बेटा tan ए का मान बताइए आप, क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, जो कह रहा है वो करते जाओ शांति से। तो वो क्या कह रहे हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो एक आप सबसे पहले डायग्राम बना लो एक अच्छा सा, किसका बनाना है, समकोण त्रिभुज का। तो इसका नामकरण कर दो ए बी सी। मैंने यहाँ बी ही क्यों लिया भाई, बी इसलिए लिया है ताकि उस क्वेश्चन में बोल रखा है कि कोण जो बी है वो 90 डिग्री का है। तो कोण बी क्या होगा बेटा, ये 90 डिग्री का होगा, पक्की बात है ना। अब हम एक चीज देखो यहाँ से कि मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा बेटा कर्ड ही होगी, क्या होगी, कर्ड, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब वो बात किसकी कर रहा है, साइन ए का मतलब उसने कोण ले लिया, एंगल ले लिया, कितना, ए, ये वाला कोण ले लिया उसने ए। तो कोण ए भाई कौन सा है, ये वाला है, इसकी बात कर रहा है।
तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा, इसका मतलब जिस कोण के सापेक्ष हम बात करते हैं बेटा वो कौन सी होती है, लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब ये आपका लंब हो गया, ठीक है। अब भाई बचा क्या, आधार, तो ये आपका बेस हो गया, ये आधार हो गया मतलब, ठीक है। अब बात आती है साइन ए, साइन ए बराबर 4/3 पर। तो बेटा देखो लाल बट्टे कक्का, इसका एक सीरीज रहता है साइन कॉस टेन कॉसेक कोसेक वाला। तो ये आपका सबसे पहले साइन का रहेगा, देखो इधर ये आपका किसका रहेगा, साइन का, उसके बाद कॉस आता है, उसके बाद टेन। अब देखो यूं चला ये पहले राइट सीधा चला, अब क्या होगा वो रिवर्स आएगा, उल्टा इस तरह से आएगा। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, ये चीज आप ध्यान रखना। तो L का मतलब बेटा यहाँ पे लंब है, A का मतलब आधार और K का मतलब कर्ण। मैंने हिंदी में लिख लिया है, क्यों लिख लिया है, क्योंकि हम लोग थोड़े से हिंदुस्तानी है तो हिंदी का थोड़ा बहुत तो यूज कर सकते हैं ना। तो L का मतलब लंब हो गया, A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण। तो बेटा यहाँ से देखो साइन, देखो साइन, साइन का मतलब L/K, L/K का मतलब लंब बटे कर्ण। तो साइन क्या हो जाता है बेटा, लंब बटे कर्ण। ऐसे ही कॉस वाला हम निकालना चाहें तो कॉस क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण, A/K मतलब आधार बटे कर्ण। ऐसे ही आप बाकी निकाल सकते हैं, मैं निकाल दूं चलो। साइन कॉस, इसके बाद टेन, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कॉट की, तो कॉट का मैं यही लिख दे रहा हूँ, कॉट बराबर होता है आपका। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखना, अभी तो हमने बट्टे कर दिया था, इसका मतलब साइन का निकाला, तो लंब बट्टे कट कर दिया, आधार बट्टे कट कर दिया, लंब बट्टे आधार कर दिया। लेकिन अब क्या करेंगे, अब कॉट का निकालेंगे ना, तो यूं चलेगा, लंब आधार बट्टे लंब, नीचे A ऊपर L, तो इसका मतलब आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब हो गया। ये साइन का निकाल लिया, कॉस का निकाल लिया, टेन का निकाल लिया, कॉट का निकाल लिया। अब किसका निकालेंगे, सेक का। तो सेक बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार, इसका मतलब K/A। अब निकाल लो बेटा कॉसेक का, तो कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, ठीक है। ये रहा। अब इसके बाद में अब ये चीज देखो आप कि उसने पूछा था साइन ए का मान, सॉरी साइन ए बराबर 4/3 दे रखा था। तो साइन क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण। तो साइन होता है, साइन ए बराबर ले लो लंब बटे कर्ण, और उसने साइन ए का मान दे रखा है कितना, 4/3। इसका मतलब सीधा सीधा फर्क हमें दिख रहा है यहाँ से कि लंब आपका कितना हो गया 4 और कर्ण कितना हो गया 3। तो लंब कौन सा है भाई, लंब ये वाला है 4 हो गया, कर्ण का मतलब ये वाला 3 हो गया। पक्की बात है। ठीक है, तो लंब कितना है बेटा 4 और कर्ण कितना है 3। अब एक भुजा तो भाई पता ही नहीं है, तो एक वो भुजा कैसे निकलेगी, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, समकोण त्रिभुज की जान होती है एक तरीके से। तो मैं पाइथागोरस प्रमेय को थोड़ा सा बता दूंगा आपको पहले। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय पूरा का पूरा डिपेंड रहती है समकोण त्रिभुज पर। तो समकोण त्रिभुज एक मैं बना लेता हूं यहां पर, ये आपका 90 डिग्री है, इसको मैं B ले लेता हूं, इसको C और ये A, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो कर्ण होता है वो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस H का स्क्वायर बराबर, और लंब का मतलब P परपेंडिकुलर का स्क्वायर बटे बेस का स्क्वायर। तो ये क्या है बेटा आपकी पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय मैं आपको
जो 3 आइडेंटिटीज बताई थी मैंने आपको, कौन कौन सी भाई, ये वाली देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो 1 के बराबर ही क्यों होता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर ही क्यों होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर ही क्यों होता है। इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे बेटा, जो प्रमेय है ना उसको आप एक बार ध्यान से देखो, मैं एक बार इसको देखो, प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बेटा एक काम करो, सबसे पहले इस पूरी प्रमेय में आप क्या करोगे, कर्ण से भाग दे दो। अगर हम इसमें कर्ण से भाग देंगे, कर्ण के स्क्वायर से भाग लगाएंगे, इसमें भी कर्ण के स्क्वायर से भाग लगाएंगे, और इसमें भी अगर हम लगाएं कर्ण के स्क्वायर से भाग, ये कट गया, कितना बचा, नीचे 1 बचा इधर। अब देखो यहां से ये क्या बन गया बेटा, लंब बटे कर्ण बन गया। तो लंब बटे कर्ण कहां पर होता है बेटा, देखो इधर लंब बटे कर्ण कहां पे होता है, साइन में होता है, ठीक है। क्या बन गया, साइन, साइन में होता है ना, तो अगर ये स्क्वायर लगाए तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान रखना, प्लस आधार बटे कर्ण कहां होता है बेटा, देखो आधार बटे कर्ण कहां होता है, कॉस में होता है, तो आधार बटे कर्ण किस में होता है, कॉस में। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है, स्क्वायर लगाए तो इस पर भी स्क्वायर लगा दो, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर आ गया बेटा, 1 के बराबर आ गया। हो गया प्रूफ फार्मूला 1। सेकंड भी देखो, अब अभी हमने क्या किया था, कर्ण से पूरे में भाग लगाया था। अब क्या करोगे आप, पूरे में लंब से भाग लगा दो, निकल के आ जाएगा फॉर्मूला, पक्की बात है। अगर मैं इस पूरे फॉर्मूलेज में पूरे में लंब से भाग लगा दूं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पूरे में अगर लंब से मैं अगर मैं इसमें पूरे में भाग लगा दूं, देखो ये लंब का स्क्वायर से ये कट गया, तो यहां तो बेटा 1 बचा, क्लियर बात है, ठीक है। अब ये आधार बट्टे लंब क्या होता है भाई, ये देखो पहले, आधार बट्टे लंब ये कॉट होता है बेटा, क्या होता है, कॉट। तो स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दो, तो ये कॉट स्क्वायर, ये मैंने एंगल ले लिया। अब कर्ण बट्टे लंब क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब कोसेक होता है बेटा, ये क्या होता है, कोसेक, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दो। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है बेटा, कोसेक स्क्वायर ए के। देखो यहां से निकल के आ गया। ऐसे ही आप जो तीसरा फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। उसमें क्या करोगे आप, आधार से पूरे में भाग लगा दो, आधार स्क्वायर से, पक्की बात है, निकल के आ जाएगा, ठीक है।